अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सेकंड फेज का जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 जो है वो उसकी डिस्कशन करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है कि विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स एंड इज फाउंड इन अबंडेंस इन द सेल ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड गोनेड्स। तो आप लोग दो चीज़ें हमेशा अपने जहन में रखो कि हमारे पास ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये हमेशा लिपिड्स की सिंथेसिस करती है, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे लिपिड्स हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 में कहता है कि व्हाट इज कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हमारे पास नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि एंजाइम एक्टिविटी को जो है वो इन्हेंस करता है या इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 में कहता है कि विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स एंड इज कंपोज्ड ऑफ द फ्लेटेंट सैक्स एंड ट्यूब्यूल्स। देखो हमारे पास राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये बेसिकली प्रोटीन्स को जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और फिर गोल्जी एपरेटस जो है वो उन्हीं प्रोटीन्स को जो है मॉडिफाई करके उनको पैक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 में कहता है कि विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड रिलीजिंग द सेलुलर वेस्ट एंड रिसाइकलिंग द सेलुलर कंपोनेंट्स। तो हमारे पास जो लाइजोसोम्स होते हैं ये सेलुलर वेस्ट को जो है वो स्टोर भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं, ठीक है। और सेलुलर कंपोनेंट्स को जो है वो ये रिसाइकिल भी करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 में कहता है कि विच टाइप ऑफ द लिपिड इज कंपोज्ड ऑफ द ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, इनमें जो है वो ग्लिसरॉल भी होता है, फैटी एसिड भी होता है और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 में कहते हैं कि विच टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड क्रिस्टियंस। तो हमारे पास इंसेक्ट एंड क्रिस्टियंस की जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें जो है वो काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वही काइटिन है जो कि फंजाई की सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 में कहता है कि सुक्रोज ऑन द हाइड्रोलिसिस यील्ड। तो जब भी हम लोग सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इस तरह से अगर हम लोग जो है माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करें तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जब हम लोग लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बन रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 में कहता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारे पास जो डीएनए है वो 1% होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोगों ने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 2 को ओपन करना है, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। उसके पेज नंबर 1 पे आप लोगों को टेबल मिलेगा, आप लोगों ने उस टेबल को जो है वो रट लेना है, ठीक है। उसमें आपको पता हो कि मैमल्स में और बैक्टीरिया में जो है वो किस कंपोनेंट की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट होती है, या वो किस कंपोनेंट की परसेंटेज जो है बैक्टीरिया में ज़्यादा होती है और किस कंपोनेंट की परसेंटेज जो है मैमल्स में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस लिहाज से जो है वो उस टेबल को याद कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 में कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स एक्सेप्ट। तो हमारे पास एएमपी, एटीपी एंड एटीपी ये मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जबकि एफएडी जो है ये डाइन्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 में कहता है कि व्हेन एंटायर बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया इज कवर्ड बाय द फ्लैजेला सच बैक्टीरियम इज कॉल्ड। तो जब भी हमारे पास जो है वो किसी भी बैक्टीरिया की एंटायर बॉडी जो है वो फ्लैजेला से कवर्ड हो तो उस बैक्टीरिया को जो है वो पेरिट्रैकिस कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 में कहता है कि मिल्क शुगर इज पेस्चराइज्ड बाय हीटिंग फॉर 15 सेकेंड्स एट द टेम्परेचर ऑफ। तो जब भी हम लोग जो है मिल्क को जो है पेस्चराइज करते हैं, ठीक है, 15 सेकेंड्स के लिए, तो हमारे पास कितना टेम्परेचर उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, 71 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप लोगों के पास यहाँ पे बाकी कुछ टेम्परेचर्स भी गिवन है, तो आप लोगों ने इनको भी जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 में कहता है नीमोकोकस स्ट्रेन यूज फॉर द ग्रिफिथ इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ ने जो है वो नीमोकोकस स्ट्रेन यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। और ये जो नीमोकोकस स्ट्रेन था ये बेसिकली एम्फीट्राइकिस था, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि एम्फीट्राइकिस क्या होता है, लोफोट्राइकिस क्या होता है, एट्राइकिस क्या होता है, मोनोट्राइकिस क्या होता है, और पेरिट्राइकिस हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने जो हमारे पास नीमोकोकस स्ट्रेन यूज़ किया था वो एम्फीट्राइकिस का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 में कहता है कि जीनोम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए। तो हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ना, इसमें जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल का जो है वो, ये हमारे पास जो है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब हमारे पास एचबीवी जो है ये डीएनए वायरस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 में कहता है कि डार्क रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड बाय द रीजनरेशन ऑफ, तुम्हारे पास डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है बाय द रीजनरेशन ऑफ RuBP, ठीक है, रुबिस्को बाइफॉस्फेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 15 में कहता है कि नंबर ऑफ एटीपीज फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द सिंगल क्रैब साइकिल, तो डायरेक्टली जो है हमारे पास सिर्फ एक ही एटीपी बनता है क्रैब साइकिल से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे मेंशन हो कि इनडायरेक्टली कितने बनते हैं तो फिर वो कितने एटीपीज हैं, आप लोग ये कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट, अब हमारे पास उसने जो है मेजरमेंट दी है 5.05 इंटू 10 की पावर -5, तो इस केस में हम लोग सिर्फ इन डिजिट्स को काउंट करते हैं, ये नंबर ऑफ 10 को जो है हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस मेजरमेंट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17 में कहते हैं कि पावर लॉस इन द रजिस्टर इज कैलकुलेटेड बाय, कहते हैं कि किसी भी रजिस्टर के अंदर हम लोग पावर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं, P इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R। कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इन द V इज 3% और R में हमारे पास 2% अनसर्टेनिटी है। कहते हैं कि देन व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन पावर P। देखो उसने आप लोगों को चाहे V के अंदर अनसर्टेनिटी दी हुई है, R के अंदर भी दी हुई है, तो आप लोगों से कहता है कि आप लोग P के अंदर बताओ कि कितनी अनसर्टेनिटी जो है वो होगी। तो रिलेशन भी हमारे पास सिंपल गिवन है, तो हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग जो है वो अनसर्टेनिटी के जो है पावर रूल एंड डिवीजन रूल जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग लाइक अगर पावर रूल होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उस चीज़ की पावर नहीं लिखेंगे, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास ये बनता है 3 3 = 9, 9 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी इस तरह से नहीं है, हम लोगों ने कहा था कि पावर रूल में हम लोग क्या करेंगे कि पावर को जो है वो बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे हम लोग 3 × 3 नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि 3 × 2, ठीक है, क्योंकि पावर हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये बन जाता है 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो पावर होती है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, अगर 3 की पावर 2 है तो हम लोग इसको लिखते हैं 3 × 3। लेकिन इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी हम लोगों ने ये रूल्स पढ़े थे, अगर आप लोगों ने वो क्विक रिवीजन सीरीज़ देखी हो तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसको जो है वो अनसर्टेनिटी जब हम लोगों ने फाइंड करनी हो तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 × 2, ठीक है, ना कि इस तरह। ये गलत है, नॉर्मली ये ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये रूल है, ठीक है। और डिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है हम लोग उसको नोमिनेटर के साथ प्लस कर देते हैं, हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग 6 + 2 लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास 8% बनता है, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो हमारे पास जो एंगल होता है ना तो इसकी कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिकली इट इज़ द रेशियो बिटवीन 2 लेंथ्स, ठीक है, आपस में ये कैंसिल हो जाते हैं, पीछे कुछ बचता ही नहीं है, सो इसलिए हमारे पास ना ही इनका कोई यूनिट होता है। अगर यूनिट नहीं है तो ऑब्वियसली इनकी कोई डायमेंशन भी जो है वो नहीं होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर द सेम एज दोज ऑफ, तो हमारे पास एनर्जी और वर्क की डायमेंशन है ना, जो डायमेंशन है ना वो सेम होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि दोनों का यूनिट भी जो है वो सेम ही होता है ना, सो दैट इज़ वाई। बाकी अगर आप लोगों ने जो है वो इसको सॉल्व करना है तो आप लोग वो खुद कर सकते हो। नेक्स्ट 20 में कहता है कि पर्सन वॉक 20 किलोमीटर नॉर्थ, 20 किलोमीटर ईस्ट एंड 10 किलोमीटर साउथ, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज़। तो आप लोग जो है वो डायरेक्शन सबसे पहले ड्रा कर लोगे। हमारे पास जो है वो ये ओरिजिन है, इस साइड पे हमारे पास जो है वो नॉर्थ होता है, ठीक है, इस साइड पे हमारे पास जो है वो ईस्ट होता है, इस साइड पे जो है वो हमारे पास जो है वो वेस्ट होता है, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारे पास क्या होता है, साउथ। अब स्टेटमेंट को आप लोग देखो, कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, पॉइंट ओ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करती है कि 10 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने मूव किया 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे आ गई। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद वो 20 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी। तो देखो जब वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई और दोबारा से वो 20 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस 20 में से जो है वो इस 10 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अगर आप लोग जिस पॉइंट से स्टार्ट करो दोबारा उसी पॉइंट पर आओ तो वहाँ पे आके आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे पॉइंट ओ पर पहुँचेंगे या ईस्ट की तरफ आएंगे तो हमारे पास 10 में से 10 माइनस हो जाएगा, सॉरी 20 में से 10 माइनस हो जाएगा, पीछे हमारे पास सिर्फ 10 बच जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि 20 किलोमीटर साउथ की तरफ भी जाती है, तो यहाँ से बॉडी 20 किलोमीटर साउथ की तरफ भी आएगी, तो आप लोग इस 10 में जो है +10 ये वाला ऐड कर लो, तो आप लोगों के पास जो है वो 20 किलोमीटर जो है वो बन जाती है डिस्प्लेसमेंट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 21 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P इज इक्वल टू m डॉट v। नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L इज इक्वल टू r क्रॉस p। अब ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स। फोर्स हमारे पास जो है वो m डॉट a के इक्वल होता है, ठीक है, m डॉट a। और इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। ये सारे डॉट प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 22 में कहता है कि मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स ऑफ 0.6 न्यूटन टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 0.48 न्यूटन मीटर इज। देखो उसने आप लोगों को जो है वो फोर्स दी हुई है, इसके अलावा फोर्स के अलावा उसने आप लोगों को जो है वो टॉर्क भी दी हुई है, ठीक है। और आप लोगों ने जो है मोमेंट आर्म जो है वो फाइंड करना है। तो सिंपल हम लोग रिलेशन यूज़ करेंगे टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब एफ भी गिवन है, टॉर्क भी गिवन है, हम लोगों ने इस आर को फाइंड करना है। सो वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू टार डिवाइडेड बाय एफ। तो जस्ट सिंपल आप लोग डिवाइड करो टॉर्क को, जो कि हमारे पास 0.48 न्यूटन मीटर है, डिवाइडेड बाय इस फोर्स को विच इज़ 0.6। तो आप लोग अगर इसको डिवाइड करो तो ये आप लोगों के पास 0.8 बनता है, ठीक है, मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 23rd में कहता है कि बॉल ऑफ द आयरन ऑफ द मास 2 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी इन द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो उसने मास दिया हुआ है विच इज़ 2 किलोग्राम, और साथ में उसने आपको सिर्फ टाइम दिया हुआ है। आप लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो है वो जब उन लोगों ने जो है वो बॉल को जो है वो फॉल करवाया होगा तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी हुई होगी। इनिशियल वेलोसिटी जो है तो जो है वो ज़ीरो ही होती है। अब हम लोगों ने क्या करना है, दिस मीन्स दैट हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जस्ट सिंपल आप लोग जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ करोगे, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी या जी टी, आप लिख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब वी एफ हम लोगों ने फाइंड करना है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई 0 है, प्लस जी हमारे पास जो है वो 9.8 होता है, और टी हमारे पास जो है वो कितना है, इट इज़ 10। तो जस्ट सिंपल आप लोग क्या करोगे कि 9.8 को मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, तो आप लोगों के पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो ये राउंड अबाउट बनता है 98, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन बी। अच्छा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप लोगों को कुछ वैल्यूज जो है वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी होती हैं। जिस तरह का यहाँ पे जो है वो उसने मैथ्स दिया हुआ है, ठीक है। अब मैथ्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। नेक्स्ट 24 में कहते हैं कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है, कहते हैं कि इफ इट टेक्स 10 सेकेंड्स टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज। वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और आप लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम टी, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी उसने आपको 98 दी हुई है, तो फाइनल क्या होगी, 0 माइनस 98 डिवाइडेड बाई टाइम टी, जो कि हमारे पास 10 सेकेंड्स है। तो जस्ट सिंपल आप लोग क्या करोगे, -98 को जो है वो डिवाइड करोगे 10 के साथ, तो आप लोगों के पास ये बनता है -9.8, ठीक है, विच इज़ योर ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 25 में कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इज इक्वल टू। तो बस यहाँ पे देखो ये अंडर ग्रेविटी की बात करें तो इट इज़ इक्वल टू वेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर ये जस्ट सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता तो हमारे पास वो फोर्स के इक्वल होता, ठीक है। आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ का और मोमेंटम का, जो आपस में हम लोगों ने रिलेशन ड्रा किया था कि एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अगर यहाँ से ये चीज़ मैंशन ना होती ना आप लोगों के पास ये, तो आप लोग फिर बोलते कि इट इज़ इक्वल टू फोर्स, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, हमारे पास वो वेट की इक्वल होती है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 26 में कहता है कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस बाय 20% देन द परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी।
तो इस तरह के न्यूमेरिकल को फाइंड करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे डिक्रीज़ की उसने बात की है, ठीक है। पहले हम लोग डिक्रीज़ के लिए जो है वो ट्रिक सीखते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीज़ के लिए भी देख लेंगे, ठीक है। कितने परसेंट डिक्रीज़ हुई है? 20%। तो जस्ट आप लोग क्या करो, इस 20 को जो है वो ऐड कर लो सेम 20 के साथ, ठीक है। और डिक्रीज़ है ना, तो डिक्रीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस पुट कर लेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों का जो है फर्स्ट डिजिट जो है वो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 × 2। ये आप लोगों के पास बनता है 40 माइनस 2 2 ज़ार 4, तो ये आप लोगों के पास कितना बन गया? 36, विच इज़ योर ऑप्शन बी। अब यहाँ पे अगर उसने इंक्रीज़ का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ होता तो फिर हम लोग क्या करते? इस तरह से करते 20 + 20, सिर्फ यहाँ पे चेंज आता। यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिखा था, इधर आप लोगों ने प्लस लिख लेना है। बाकी एज इट इज होगा 2 × 2, तो ये आप लोगों के पास बनता है 40 + 2 2 ज़ार 4, ये आप लोगों के पास बनता है 44, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को वो कोई भी वैल्यू देगा तो आप लोग इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर उसने आप लोगों को बोला कि 40% जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 40% इंक्रीज़ का कहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि 40 + 40 इंक्रीज़ है, तो आप लोग यहाँ पे प्लस लिख लोगे, 4 × 4, तो आप लोगों के पास ये बनता है 80 + 4 4 = 16, तो आप लोग इसको प्लस करो तो आप लोगों के पास बनता है 96%, ठीक है। अगर डिक्रीज़ का कहता है कि 40% डिक्रीज़ हो रहा है, तो जस्ट सिंपल आप लोग इस प्लस की जगह माइनस लिख लोगे, तो आप लोगों के पास ये बनता है 40 + 40 - 4 × 4, ये बन जाता है आप लोगों के पास 80 - 16, तो ये 64 समथिंग बनता है, ठीक है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोगों को कहीं भी मिले तो आप लोग इस ट्रिक के थ्रू जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 27 में कहता है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड्स डिपेंड अपॉन। तो एस्केप वेलोसिटी जो है बेसिकली डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ पे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 28 में कहता है कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो यूनिट है वो जूल पर किलोग्राम्स है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 29 में कहता है कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ द मास इन लीनियर मोशन इज़। तो किसी भी लीनियर मोशन के अंदर हम लोग जो है वो मास का रोटेशनल एनालॉग जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसिडर करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि फॉर अ बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल विच वन ऑफ फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास कोई बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। उसकी वेलोसिटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्सेलरेशन, ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं होंगी। 31 में कहते हैं कि मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 लोन पेयर्स हों, 2 बॉन्ड्स पेयर हों, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो उसकी ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो एंगुलर होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 32 में कहते हैं कि क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन 3 डायमेंशनल शेप। तो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन जो है वो हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 33 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसी गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। मतलब इन्वर्स रिलेशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास जो अब गिवन ऑप्शन है, आप लोग इन सब का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो, तो जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए में हमारे पास HCl हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का जो है वो 35.5 होता है, ये हमारे पास बनता है 36.5। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 और 2 ऑक्सीजन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 16 + 16, तो ये हमारे पास बनता है 32, 34, 44, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास C6H6, तो मतलब आप लोगों ने जो है वो पहले 12 को जो है मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 6, तो ये हमारे पास राउंड अबाउट बन जाता है 12 6 और 72 होता है, 72 + 6, तो हमारे पास ये बनता है तकरीबन 78। नेक्स्ट हमारे पास C2H6, तो हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 × 2 + 1 × 6, तो हमारे पास ये बनता है तकरीबन 24 + 6, ये 30 बनता है। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा जो है वो इसका है C6H6 का, तो इस लिहाज से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, ठीक है 30। ये सी नहीं है, ये डी है, ठीक है। नेक्स्ट 34 में कहता है कि एट हायर एटीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज लेस देन 100। कहते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ।
तो जैसे जैसे एटीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 से कम होता जाता है। वो इसलिए होता है लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 35 में कहते हैं कि सब्सटेंस दैट हैज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जेमस्टोन, कोयल टार और ग्लास जो है वो ये एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। सिर्फ जो डायमंड है ना ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, सिर्फ डायमंड का जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। 36 में कहते हैं कि विच कंटेन्स द हायर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए है हमारे पास NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन हमारे पास 14 होता है, ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है। ये हमारे पास टोटल बन जाता है जी 30, ठीक है। जैसे सिंपल आप लोग क्या करोगे, इस 14 को जो है वो डिवाइड करो 30 के साथ और मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, ठीक है। तो ये 46 पॉइंट समथिंग बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन का हमारे पास 14 होता है प्लस ऑक्सीजन का जो है वो 16 मल्टीप्लाई 2, ये 32 हो गया। 32 प्लस 12 सॉरी 14, ये कितना होता है हमारे पास, ये बन जाता है जी, ये 46 बन जाता है, ठीक है। जैसे सिंपल आप लोग क्या करोगे, 14 को जो है वो डिवाइड करोगे 46 के साथ और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो ये आप लोगों के पास बनता है 30%। नेक्स्ट ऑप्शन सी में हमारे पास N2O, ठीक है। अब नाइट्रोजन हमारे पास 14 होता है, 14 प्लस 14 प्लस 16, तो हमारे पास बनता है 28 प्लस 16। 28 प्लस 16 कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू 44। जस्ट सिंपल आप लोग क्या करो कि अब यहाँ पे N2 है, तो आप लोग 28 को जो है वो डिवाइड करोगे 44 के ऊपर, मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो ये आप लोगों के पास बन जाता है 63%। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास N2O5, ठीक है, N2O5। तो आप लोग क्या करोगे, 14 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, तो ये हमारे पास 28 बन जाता है। 28 प्लस 16 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास ये 80 बनता है। 28 प्लस 80, तो ये हमारे पास बन जाता है 108। तो जस्ट सिंपल आप लोग 28 को जो है वो डिवाइड करोगे 108 के साथ और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो ये तकरीबन बनता है 25% या 26%, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास N2O में जो है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज है, विच इज़ 63%। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 37 में कहते हैं कि स्टीम काजेस फिर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर, इट इज़ ड्यू टू। ये जो हमारे पास स्टीम होती है ना, ये ज़्यादा बर्न काज करती है बॉइलिंग वाटर से भी, तो ये हमारे पास बेसिकली हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 38 में कहते हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 39 में कहते हैं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द CH4 गैस वाज बर्न 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये उसने आपको रिएक्शन दिया है, कहते हैं कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन अबव रिएक्शन। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं होता और एक्सेस रिएजेंट भी जो है वो नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा, समटाइम्स आप लोगों को जो है वो एमोनिया की एग्जांपल दी जाती है। एमोनिया की जो एग्जांपल आप लोगों को दी जाती है ना, उसका रिएक्शन इन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो दे दी जाती है। तो उसमें भी आप लोग बोलोगे कि उसमें कोई भी लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट नहीं है। आप लोगों को जहाँ पे भी जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी जाए और आप लोगों से कहा जाए कि इसमें आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट मालूम करो, तो आप लोग फ़ौरन आंखें बंद करके कह दो कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर ना तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट होता है और ना ही एक्सेस रिएजेंट होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 40 में कहते हैं कि इन आइस देयर आर हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट बॉन्ड बोथ। कहते हैं कि विच टाइप ऑफ द सॉलिड इज इट। तो हमारे पास जो आइस है ना, बेसिकली इट इज़ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 41 में कहते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में हमारे पास NH3 हैज़ पैरामीटर शेप, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, ये बात भी ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास उसका लीनियर ज्योमेट्री होती है। हमारे पास वाटर की जो है वो एंगुलर ज्योमेट्री होती है, ये बात भी ठीक है। H2S की लीनियर ज्योमेट्री नहीं होती, ये भी एंगुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। किस तरह से S यहाँ पे आ जाता है, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ठीक है। ये एंगुलर ज्योमेट्री या बेंट ज्योमेट्री है। सो ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 42 में कहता है कि मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना, इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 43 में कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन।
हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर भी डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन द लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अमाउंट ऑफ द लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 44 में कहता है कि हाउ मेनी आइटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल सा रिलेशन है, इट इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। तो हमारे पास अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 1 मोल है, ठीक है। सो हम लोग लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई इट्स एटॉमिसिटी। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास टोटल 5 एटम्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये कैल्शियम हो गया, अब ये होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। सो 1 + 2 + 2 ये 5 होते हैं। सो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, हमारे पास ये बन जाता है 5 मल्टीप्लाई Na। हमारे पास क्या होता है 6.023 × 10⁻23। तो हमारे पास ये बन जाता है ऑप्शन ए 5 मल्टीप्लाई 6.023 × 10⁻23 एटम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 45 में कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 5 मोल्स ऑफ द वाटर। अब ऊपर हम लोगों ने ओवरऑल एटम्स की बात की थी, अब यहाँ पे सिर्फ आपसे वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग H2O में सिर्फ हाइड्रोजन को जो है वो कंसिडर करेंगे, बाकी सेम रिलेशन यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने पहले फाइंड किया था कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ वाटर है, तो हम लोग लिखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई Na मल्टीप्लाई, अब एटॉमिसिटी यहाँ पे हाइड्रोजन में जो है वो 2 हाइड्रोजन है। ओवरऑल हम लोग इस पूरे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी की बात नहीं कर रहे, इस पूरे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी जो है वो 3 है, लेकिन इस 3 में हमारे पास 2 जो है वो हाइड्रोजन हैं, और स्टेटमेंट में उसने आप लोगों से हाइड्रोजन एटम के नंबर का पूछा हुआ है। सो हम लोग इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2 के साथ, तो हमारे पास ये बन जाता है 10 मल्टीप्लाई Na। तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 मल्टीप्लाई 6.023 × 10⁻23। अगर हम लोग इसको भी जो है वो यहाँ पे गिन लें तो हमारे पास ये बन जाता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये है, और एक ये वाला, तो हमारे पास ये 24 बन जाएंगे, ठीक है। विच इज योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 46 में कहता है कि डोंट मेक सो मच नॉइज, पलवशा डैश टू स्टडी फॉर द MD-CAT टेस्ट। पलवशा इज ट्राइंग, ठीक है, पलवशा इज ट्राइंग टू स्टडी फॉर द MD-CAT टेस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 47 में कहता है कि एनिग्मा मीन्स, तो एनिग्मा का मतलब होता है पजल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 48 में कहता है कि लुक अ हैमस्टर डैश बाय द कैट, अ हैमस्टर इज बीइंग चेस्ड बाय द कैट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 49 में कहता है कि डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, इफ यू विन अ फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 50 में कहता है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, बी पेशेंट प्लीज। तो बी पेशेंट प्लीज की पैसिव वॉइस क्या होगी, हमारे पास सही बन जाएगी यू आर रिक्वेस्टेड टू बी पेशेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास फेज 2 का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा।